अच्छा, इसको अब देखें, हमने मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया है अच्छे तरीके से। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पर्सपेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन नेचर। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे और उसके बाद हमारी क्लास जो है वो एंड हो जाएगी। आधे घंटे हमारी क्लास और चलेगी। मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो क्लास मिल जाए कि हम 1.5 से 2 घंटे अपनी क्लास को दे सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आधे घंटे में कवर हो जाएगा। अब देखें जी, जो हमारा ह्यूमन माइंड था उसको समझने के लिए जिन चीज़ों को हमने समझना था उन्हें उन्हें हमने काफ़ी हद तक देख लिया है। ठीक है, और मजीद इस सब्जेक्ट को स्टडी करते करते हमें वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन माइंड क्या होता है, ह्यूमन माइंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और वो जो ह्यूमन माइंड के कंपोनेंट्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो हमने काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ लिया है और हम काफ़ी हद तक अब चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं किसके साथ में, क्रिमिनल साइकोलॉजी के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सपेक्टिव्स ऑन ह्यूमन नेचर। देखिए, पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन नेचर हमारे पास जो टॉपिक है काफ़ी अच्छा टॉपिक। कोशिश करूंगा इसको जल्दी जो है डिलीवर कर। पर्सपेक्टिव मतलब क्या है? अगर हम पर्सपेक्टिव वर्ड को देखते हैं तो पर्सपेक्टिव मतलब होता है साइड। हम किसी भी एंगल की बात कर रहे हैं, किसी भी साइड की बात, कोई भी चीज है, कोई भी चीज कर सकते हैं जिनसे हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही अगर हम नेचर की, तो ह्यूमन नेचर के जो पर्सपेक्टिव है वो कितने हो सकते हैं। यानी अगर हम ह्यूमन नेचर है, अगर हम उस साइड को देखें, डिफरेंट अगर हम उसको देखने की कोशिश करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखिएगा। मैं अब इनको कनेक्ट करूंगा थ्योरीज के साथ, जिन थ्योरीज को हम फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं। काफी हद तक आपने इन थ्योरीज को समझ लिया है। मैं उन थ्योरीज के साथ इसको कनेक्ट करूंगा ताकि आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाए इस टॉपिक को। लिखा है, ऑल थ्योरीज ऑफ क्राइम हैव अंडरलाइंग assumptions अबाउट पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन नेचर। थ्री मेजर वंस कैन बी आइडेंटिफाइड। यानी जितनी भी थ्योरीज हमें थ्योरिस्ट ने दी हैं, जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो सोशोलॉजिस्ट हैं, जिन लोगों ने भी रिसर्च की है क्राइम के ऊपर या ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, तो इन तमाम के तमाम थ्योरिस्ट ने क्या किया है, बेसिकली इन्होंने इंसान को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन इन्होंने अपनी रिसर्च के थ्रू, अपनी स्टडी के थ्रू, अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, अपने सर्वेस के थ्रू, डिफरेंट इन्होंने मेथड्स को यूज करके समझने की कोशिश की है कि इंसान के बिहेवियर्स क्या हैं, इंसान अच्छे काम क्यों करता है, इंसान बुरे काम क्यों करता है, इंटरनल एलिमेंट्स क्या हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट्स क्या हैं। डिफरेंट सिनेरियोज को इन्होंने देखा है। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने डिटेल में काम करने के बाद में ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि भाई जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं ह्यूमन नेचर के, वो मेन तीन होते हैं। यानी अगर हम इंसान की नेचर को तीन साइड से देखें तो प्रॉपर तरीके से इंसान की नेचर को कवर किया जा सकता है। यानी अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें तो ह्यूमन नेचर जो होती है वो तीन तरह की होती है। या तो पहली वाली होगी, या दूसरी वाली होगी, या तीसरी वाली होगी। ठीक है, तो अब डिफरेंट थ्योरीज से रिलेट करते हुए मैं आपको बताने लगा हूं कि जो इंसान की नेचर है उसके पर्सपेक्टिव्स कितने होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन नेचर के तीन पर्सपेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला होता है द कंफॉर्मिटी पर्सपेक्टिव, दूसरा होता है द नॉन कंफॉर्मिस्ट पर्सपेक्टिव, और तीसरा होता है द लर्निंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, और ये बेसिकली आपका लिटरेचर कह रहा है, और ये आपके थ्योरिस्ट कह रहे हैं, उनकी थ्योरीज कह रही हैं, और जो रियलिटी है वो भी काफी हद तक ऐसी ही है। ठीक है, अब देखें, जो पहला पर्सपेक्टिव है ह्यूमन नेचर का, द कंफॉर्मिटी पर्सपेक्टिव। अब ऐसा नहीं है कि जितनी भी थ्योरीज मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल सपोज अगर 12 थ्योरीज मौजूद हैं या 15 थ्योरीज मौजूद हैं, तो 15 की 15 थ्योरीज क्या कर रही हैं, इन तीनों को सपोर्ट कर रही हैं, ऐसा नहीं है। उन 15 थ्योरीज में से कुछ बायोलॉजिकल हैं, कुछ साइकोलॉजिकल हैं, कुछ सोशल हैं, कुछ डेमोग्राफिकल हैं। डिफरेंट ग्राउंड्स की थ्योरीज हैं, डिफरेंट लेवल की थ्योरीज हैं। अब ये 15 या 20 थ्योरीज में से कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो कंफॉर्मिटी पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नॉन कंफॉर्मिस्ट को सपोर्ट करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो लर्निंग पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करती हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने इन सारी थ्योरीज को नहीं उठाना, एक एक थ्योरी को उठा के और रिलेट करना है, ताकि हमारा जो माइंड है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई, जो ह्यूमन नेचर के पर्सपेक्टिव है वो तीन होते हैं।
अब पहला जो कंफॉर्मिटी पर्सपेक्टिव है उसको हम देखते हैं। देखें, द कंफॉर्मिटी पर्सपेक्टिव व्यूज ह्यूमन नेचर एज क्रिएचर ऑफ कंफॉर्मिटी who want to do the right thing to a large extent. This assumption represents the foundation of the humanistic perspective in psychology. Human beings are basically good people trying to live to their fullest potential. देखें, जो पहला पर्सपेक्टिव है ह्यूमन नेचर का, जो थ्योरिस्ट और थ्योरीज के जरिए हमें मिलता है, वो है कंफॉर्मिटी पर्सपेक्टिव। कंफॉर्मिटी पर्सपेक्टिव कहता है कि जो ह्यूमन नेचर है ना, वो बहुत ज्यादा ह्यूमनिस्टिक है। यानी जो ह्यूमन नेचर है वो क्या है? ह्यूमन नेचर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज्यादा ह्यूमनिस्टिक है। ह्यूमन नेचर कहती है कि जितने भी इंसान हैं वो कंफॉर्मिटी के क्रिएचर्स हैं। कंफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? कंफॉर्मिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को ओबे करना, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना, किसी भी चीज को मानना। तो कंफॉर्मिटी पर्सपेक्टिव कहता है कि जितने भी इंसान हैं या जितनी भी ये ह्यूमन क्रिएचर्स हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं वो क्या हैं? कंफॉर्मिटी के क्रिएचर्स हैं। यानी ये तमाम के तमाम ओबे करने वाले हैं, एक्सेप्ट करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है। और ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, हु वांट टू डू राइट थिंग, जो अच्छा काम करना चाहते हैं। तो कंफॉर्मिटी पर्सपेक्टिव कहता है कि जो इंसान है या जो क्रिएचर्स हैं, वो बेसिकली किस चीज के क्रिएचर्स हैं? कंफॉर्मिटी के क्रिएचर्स हैं। ये बेसिकली ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखते हैं। ये चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें, लॉस को फॉलो करें, चीजों को फॉलो करें, चीजों को एक्सेप्ट करें, और जो एक सिस्टम बना होता है बिहेव करने का या किसी भी चीज को लेके चलने का, हम उसी के हिसाब से बिहेव करें। ठीक है। और ये जो इनका ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है वो ये भी है कि हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि कंफॉर्मिटी पर्सपेक्टिव कहता है कि भाई जो इंसान होते हैं या इंसान की जो सोच होती है वो बुनियादी तौर पर अच्छी होती है। इंसान जो होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। ठीक है। और वो अच्छाई से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। ये पहला पर्सपेक्टिव है जिसे हम कहते हैं कंफॉर्मिटी पर्सपेक्टिव। यानी कंफॉर्मिटी पर्सपेक्टिव हमें ये बताता है कि इंसान की जो सोच होती है, जो इंसान की अप्रोच होती है, वो ह्यूमनिस्टिक होती है। इंसान जो होता है वो बेसिकली गुड होता है, और इंसान जो है वो अच्छे काम करना चाहता है। और इंसान एक ऐसा जो है वो क्रिएचर होता है जो डिसिप्लिन्ड होता है, लॉ अबाइडिंग होता है, प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, टर्म्स को, कंडीशंस को एक्सेप्ट करता है और फॉलो करता है। यानी इन शॉर्ट जो कंफॉर्मिटी पर्सपेक्टिव है वो इंसान को एक पॉजिटिव क्रिएचर के हिसाब से पेश करता है। ठीक है। तो पहला पर्सपेक्टिव क्या है? कंफॉर्मिटी पर्सपेक्टिव, जो कहता है कि ह्यूमन बीइंग क्या है? क्रिएचर ऑफ कंफॉर्मिटी है। ठीक है। आगे चलते हैं। An excellent example of the conformity perspective in criminology is strength theory. यानी अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें या इसका आर्ग्यूमेंट देखें, तो जो बेहतरीन एग्जाम्पल है कंफॉर्मिटी पर्सपेक्टिव की वो स्ट्रेंथ थ्योरी है। और जो स्ट्रेंथ थ्योरी है वो आपने पढ़ी होगी, 1957 की थ्योरी है, और ये रॉबर्ट के मार्टिन की एफर्ट है। यानी रॉबर्ट के मार्टिन ने स्ट्रेंथ थ्योरी को पेश किया था, और इसने स्ट्रेंथ थ्योरी के जरिए समझाने की कोशिश की थी कि कुछ हमारी सोसाइटी में ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से इंसान के दिमाग में स्टेन्स पैदा होते हैं। इससे वो क्या करता है? एंटी सोशल हो जाता है, एंटी सोशल होता है। अब आर्ग्यूड आर्ग्यूड ह्यूमन आर फंडामेंटली बीइंग लिव। बहुत कमाल का पॉइंट है कि strength theory argued that humans are fundamentally conforming beings who are strongly influenced by the values and attitudes of the society in which they live. यानी जो स्ट्रेंथ थ्योरी है रॉबर्ट के मार्टिन की, उसमें रॉबर्ट के मार्टिन ये कहता है कि अगर हम बुनियादी तौर पर देखें तो जो इंसान है वो बहुत अच्छा है। इंसान जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है, यानी वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है, और वो बहुत ज्यादा अटैच होता है किससे? वैल्यूज से, एटीट्यूड से, कल्चर से, पॉजिटिविटी से। वो बहुत ज्यादा क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है। यानी हमारे ऊपर अगर हम कोई भी इमोशनल वीडियो देखेंगे तो हम रोना शुरू कर देते हैं। मेजोरिटी 60 to 70% लोग ऐसे होते हैं कि वो इतने इमोशनल होते हैं कि अगर वो कोई भी इमोशनल कंटेंट देखेंगे तो वो रोना शुरू कर देंगे। अगर वो कोई भी इमोशनल म्यूजिक सुनेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो बिल्कुल, वो थोड़े से, उनकी जो आंखें होंगी वो नम हो जाएंगी। तो जो स्ट्रेंथ थ्योरी है उसमें रॉबर्ट के मार्टिन ये कहता है कि जो इंसान है वो फंडामेंटली बेसिकली बहुत अच्छा है, बुनियादी तौर पे वो बहुत अच्छा है, और उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करती हैं क्या चीजें? पॉजिटिविटी, वैल्यूज, मोरालिटी, एटिकेट्स, इथिक्स, अच्छाई। ये तमाम चीजें उसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। लेकिन मसला कहाँ पैदा होता है?
इन शॉर्ट, मोस्ट मेंबर्स ऑफ अ गिवन सोसाइटी डिजायर व्हाट द अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी डिजायर। यानी यहाँ पे लिखा है कि किसी भी एक सोसाइटी की अगर हम बात करें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो किसी भी सोसाइटी में ये है कि एक बंदे के जो गोल्स होते हैं वही सबके गोल्स होते हैं। यानी हम सबके क्या गोल्स हैं? हमें स्टेटस मिले अच्छा, हमें पावर मिले, हमें पैसा मिले, और हमें वैल्यू मिले। ये चार हमारे बेसिक गोल्स होते हैं। हर बंदे को ये चार चीज़ें चाहिए। यानी हर बंदे को पैसा चाहिए, हर बंदे को मनी चाहिए, हर बंदे को फेम चाहिए, हर बंदे को स्टेटस चाहिए, और हर बंदे को रिस्पेक्ट चाहिए। ये चार बेसिक चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। ठीक है। तो अब हर बंदा सोसाइटी में, हर बंदे के यही गोल्स होते हैं। यानी हर बंदा सक्सेसफुल होना चाहता है और हर बंदा वैल्यू को, पैसे को, रिस्पेक्ट को चाहता है। हर बंदे के ये सेम गोल्स हैं। लेकिन मसला कहाँ पैदा होता है? स्ट्रेंथ थ्योरी कहती है मसला ये पैदा होता है कि हर बंदे के गोल्स तो होते हैं, लेकिन उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो मीन्स होते हैं, जो वेज होते हैं, वो हर बंदे के पास नहीं होते। हर बंदे के पास नहीं होते। मिसाल के तौर पे क्या? मिसाल के तौर पर यह है कि अगर हम एक रिच फैमिली की मिसाल लें, तो रिच फैमिली के अंदर जो है वो एक बंदे का या किसी का ड्रीम है कि भाई मुझे क्या करना है, अ, मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। उसका ड्रीम है। यानी वो कहता है कि मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ, मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। अब अगर वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है तो बेसिकली क्या है, उसके पास गोल भी है और उसके पास मीन्स भी हैं। यानी उसके पास उसके उसके फादर के नेटवर्क्स भी हैं, उसके फादर के ताल्लुकात भी हैं, उसके फादर की जान पहचान भी है, उसके फादर के पास पैसा भी है। उसके फादर उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। अब उस बंदे, रिच बंदे के लिए भी, और उस बंदे के पास उस गोल को हासिल करने के लिए एक रास्ता भी है। ठीक है। अब वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है तो वो क्या करेगा? उसके फादर उसको सपोर्ट करेंगे। फिर चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो, फिर चाहे वो नेटवर्क के जरिए सपोर्ट करना हो, सिफारिश करनी हो, जो भी मामलात करने हो, पैसे देने हो, कुछ भी करना हो, वट एवर देयर इज रिकॉर्ड, तो जो भी वो करना हो उसके फादर उसके लिए करेंगे, उसकी फैमिली उसके लिए करेगी, और वो इन दी एंड सेट हो जाएगा। लेकिन वो बंदा जो एक पुअर क्लास का बंदा है और वो कहता है कि मुझे जो है वो एक मेरा बहुत बड़ा गोल है और मुझे उस गोल को अचीव करना है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए क्या है, उसके पास गोल तो है लेकिन उसके पास मीन्स नहीं है। ना तो उसके फादर जो है वो मलिक रियाज है, ना तो जो है वो उसके पास फेम है, ना ही उसके पास पैसा है, ना ही उसके पास नेटवर्क है। वो बिल्कुल न्यूट्रल बंदा है, उसके पास कुछ भी नहीं है। अब उसके पास रिसोर्सेज ना होने की वजह से, गोल तो है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, मीन्स नहीं है, रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो लाइफ में पीछे रह जाता है। मोस्टली ऐसा होता है। कुछ लोग होते हैं जो अपना एक्सेल कर जाते हैं। मैं सबका नहीं कह रहा, स्ट्रेंथ थ्योरी सबका नहीं कहती। स्ट्रेंथ थ्योरी कहती है कि भाई कुछ लोग होते हैं जिनके गोल्स होते हैं और उनके पास मीन्स भी होते हैं। तो गोल्स और मीन्स दोनों चीजें होने की वजह से वो लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, और वो अपने गोल्स को अचीव करने के बाद एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन के अपनी लाइफ को गुजारते हैं। लेकिन वो लोग जो सेकंड क्लास से ताल्लुक रखते हैं या दूसरी क्लास से ताल्लुक रखते हैं, उनके पास गोल्स तो होते हैं लेकिन रिसोर्सेज और मीन्स नहीं होते उन गोल्स को अचीव करने के लिए। अब गोल्स और मीन्स, इन दोनों के क्लैश होने की वजह से स्ट्रेन पैदा होता है। इंसान का जो माइंड है, इंसान के माइंड में कशीदगी पैदा होती है। स्ट्रेन की जो अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है कशीदगी। इंसान के माइंड में कशीदगी पैदा होती है, उसके माइंड में टेंशन पैदा होती है, उसके माइंड में एक इन्फीरियोरिटी पैदा होती है, उसके माइंड में जो है वो एक 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 जो है वो मेंटल इलनेस पैदा होती है। और उसकी वजह से फिर क्या होता है? उसकी वजह से फिर वो एंटी सोशल पाथ को अडॉप्ट कर लेता है, और हो सकता है कि वो फिर कोई छोटा या बड़ा क्राइम कर ले। तो ये कौन कहती है? स्ट्रेंथ थ्योरी कहती है। ठीक है। तो अब स्ट्रेंथ थ्योरी ने क्या किया? स्ट्रेंथ थ्योरी ने इस बात को सपोर्ट किया है कि भाई जो इंसान है वो बेसिकली बहुत अच्छा है। इंसान जो है वो बेसिकली लॉ अवॉइडिंग है, ओबेइंग है, ठीक है, लविंग है, केयरिंग है, पॉजिटिविटी को पसंद करने वाला है। लेकिन गोल्स और मीन्स में क्लैश होने की वजह से वो एंटी सोशल बन जाता है। ठीक है। तो ये पहला पर्सपेक्टिव हो गया, कौन सा? कंफर्मिटी पर्सपेक्टिव। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी वही चीज लिखी है, इन मेनी सोसाइटीज एंड कल्चर्स द अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ और स्टेटस इज ऑल इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटिंग सिंबल्स दैट ऑल मेंबर्स शुड लिव फॉर। यानी कई सोसाइटीज ऐसी हैं और कई कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो है वो वेल्थ और स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। वहाँ पे इन्हीं चीज़ों को वैल्यू दी जाती है, दूसरी चीज़ों को, किसी के अखलाक को, किसी की जो है वो अच्छाई को नहीं देखा जाता। बस वेल्थ और स्टेटस ये उनकी टॉप प्रियोरिटीज होती हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे यही सब कुछ होता है।
अनफॉर्चुनेटली एक्सेस टू दीज गोल्स इन नॉट इक्वली अवेलेबल, लेकिन जो एक्सेस होता है इन चीज़ों को, यानी सबको वेल्थ नहीं मिलती वहाँ पे, सबको स्टेटस भी नहीं मिलता वहाँ पे। अब जो इक्वल एक्सेस होता है वो सबके पास नहीं होता इन दोनों चीज़ों का। वाइल सम हैव एजुकेशन, सोशल नेटवर्क, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स एंड फैमिली इन्फ्लुएंसेस टू अटेन देम, अदर्स आर डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। यानी कुछ के पास चीज़ें होती हैं, एजुकेशन होती है, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, नेटवर्क होता है, फैमिली होती है, इन्फ्लुएंस होता है, सारी चीज़ें होती हैं, और उनकी वजह से वो क्या होता है, अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। लेकिन जो सेकंड क्लास के लोग हैं, जो दूसरी तरफ के लोग हैं, वो नहीं कर पाते, और फिर क्या होता है, टेंशन पैदा होती है, कशीदगी पैदा होती है। ठीक है। Thus, Martin's strength theory predicted that crime and delinquency would occur when there is discrepancy between the materialistic values and goals cherished and held in high esteem by a society and the availability of the legitimate means for reaching these goals. Under these conditions, a strain between the goals of wealth and power and the means for reaching them develops. यानी मार्टन कहता है कि मार्टन ने ये एक प्रिडिक्शन दी है। मार्टन कहता है कि भाई जब जब गोल्स में जब गोल्स में और मीन्स में दोनों में क्लैश आता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो इंसान है वो या तो डेलिक्वेंट बन जाता है, डेलिक्वेंसी करता है, या फिर क्रिमिनल बन जाता है, क्राइम करता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है नॉन कन्फॉर्मिस्ट पर्सपेक्टिव। पहला पर्सपेक्टिव हमारा क्लियर हो गया, हमें उसका एविडेंस भी मिल गया। अब दूसरे पर्सपेक्टिव पे आते हैं। दूसरा हमारा पर्सपेक्टिव है द नॉन कन्फॉर्मिस्ट पर्सपेक्टिव। अब नॉन कन्फॉर्मिस्ट पर्सपेक्टिव में क्या है देखते हैं। The non-conformist perspective assumes that human beings are basically undisciplined creatures who, without the constraints of the rules and regulations of a given society, would flirt society's conventions and commit crime indiscriminately. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सेकंड पर्सपेक्टिव है ह्यूमन नेचर पर, जिसे हम नॉन कन्फॉर्मिस्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं, नॉन कन्फॉर्मिस्ट पर्सपेक्टिव बेसिकली ये अज्यूम करता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बुनियादी तौर पर अनडिसिप्लिन्ड है। यानी वो बुनियादी तौर पे वो बेसिकली फंडामेंटली अनडिसिप्लिन्ड है। यानी वो क्रिएचर्स हैं किस चीज के? डिसिप्लिन को ना फॉलो करने के। यानी वो बुनियादी तौर पर है ही ऐसे कि उन्हें डिसिप्लिन को फॉलो करना ही नहीं है। ठीक है। और उसके बाद विदाउट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ गिवन सोसाइटी वुड फ्लर्ट सोसाइटीज कन्वेंशन एंड कमिट क्राइम इनडिस्क्रिमिनेटली। यानी सेकंड पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जो इंसान है वो बुनियादी तौर पे बाय नेचर कैसे हैं? वो बाय नेचर बुरे हैं। वो बाय नेचर ऐसे हैं कि वो डिसिप्लिन को भी फॉलो नहीं करना चाहते, वो किसी लॉ को, वो किसी वैल्यू को, वो किसी मोरालिटी को, वो किसी इथिक को भी नहीं मानना चाहते। वो चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से गुजारें। और अनडिसिप्लिन्ड होने की वजह से, नॉन लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने की वजह से वो क्या करते हैं लाइफ में? डेलिंक्वेंसी करते हैं या क्राइम करते हैं। दिस पर्सपेक्टिव सीज ह्यूमन एज फंडामेंटली अनरूली। यानी ये जो पर्सपेक्टिव है ये इंसान को कैसे देखता है? ये इंसान को देखता है कि जो इंसान है वो बेसिकली क्या है? अनरूली है। अनरूली का मतलब क्या? कि वो ऐसा है कि वो कोई भी रूल फॉलो ही नहीं करना चाहता। उसकी नेचर ऐसी है कि वो किसी भी रूल को फॉलो ही नहीं करना चाहता। इंसान जो है वो क्या है? अनरूली है और डिविएंट है। नीडिंग टू बी हेल्ड इन चेक। और ऐसा है कि जिसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना इंतहाई जरूरी है। अगर हमने चेक एंड बैलेंस में जरा सी भी छूट दी तो वो कोई ना कोई गलत काम कर जाएगा। इंसान ऐसा है। कौन कह रहा है? दूसरा पर्सपेक्टिव, नॉन कन्फॉर्मिस्ट पर्सपेक्टिव। अब अगर हम इसकी एविडेंस की बात करें कि भाई इसका एविडेंस कहाँ है, तो इसका एविडेंस है द एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल द बायोलॉजिकल एंड न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरीज आइडेंटिफाई genetic or other biological features of deficiencies in some individuals that predispose them to antisocial behavior like aggressive actions. Another good illustration of non-conformist perspective is Travis Hirsch's 1969 social control theory, which states that crime and delinquency occur when an individual's ties to the conventional order or normative standards are weak or largely non-existent. यानी नॉन कन्फॉर्मिस्ट पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करने के लिए हम उठा सकते हैं किसे? आपने पढ़ी होगी लोम्ब्रोसो की थ्योरी। लोम्ब्रोसो कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, या जो क्रिमिनल्स हैं वो बॉर्न क्रिमिनल्स हैं। लोम्ब्रोसो कहता है अपनी थ्योरी में, वो कहता है कि जो इंसान है वो क्या है? इंसान बॉर्न क्रिमिनल है। इंसान बॉर्न क्रिमिनल है। इंसान इसलिए बॉर्न क्रिमिनल है क्योंकि वो जो है वो सही तरीके से इवॉल्व नहीं हो सका है। यानी जो लोम्ब्रोसो है वो क्या करता है? वो डार्विन की थ्योरी को लेकर चलता है, और डार्विन की थ्योरी से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, और वो कहता है कि जो इंसान है
वो बेसिकली बहुत अच्छा है, इंसान अच्छा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉर्न क्रिमिनल्स हैं, और वो इसलिए बॉर्न क्रिमिनल्स हैं क्योंकि उनकी बॉडी में कोई ना कोई डिफेक्ट है, कोई ना कोई इंफीरियोरिटी उनके अंदर है, और वो इस वजह से क्योंकि वो सही तरीके से इवॉल्व नहीं हो पाए हैं। डार्विन क्या कहता है अपनी थ्योरी में? डार्विन कहता है अपनी थ्योरी में कि इंसान पहले कुछ और था और अभी कुछ और है। इंसान इवॉल्व हुआ है, इंसान चेंज हुआ है, इंसान मॉडिफाई हुआ है, ठीक है, इंसान में बेहतरी आई है। तो इंसान जो इवॉल्व हुआ है ना, अब वो लोग जो क्राइम कर रहे हैं वो बॉर्न क्रिमिनल हैं, और वो सही तरीके से इवॉल्व नहीं हो सके हैं, उनके अंदर कोई भी एक एबनॉर्मलिटी मौजूद है, कोई डिफेक्ट मौजूद है, और उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं? क्राइम कर रहे हैं। ये कौन कहता है? ये लोम्ब्रोसो कहता है अपनी थ्योरी में, ठीक है। पॉजिटिव स्कूल के अंदर भी ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। अब ये क्या है? एक एविडेंस मिल गया हमें कि इस चीज़ का कि इंसान जो है वो बेसिकली अनरूली होता है। पहली थ्योरी आ गई। दूसरी थ्योरी हम उठा सकते हैं इसको रिलेट करने के लिए, वो है ट्रेविस हिर्शी की सोशल कंट्रोल थ्योरी। ट्रेविस हिर्शी ने एक थ्योरी दी थी, सोशल कंट्रोल थ्योरी, 1969 में। उसमें ट्रेविस हिर्शी कहता है कि बेसिकली जो इंसान है वो क्राइम तब करता है जब उसका जो बॉन्ड है, जो उसका बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। किनके साथ? इंसान का जो बॉन्ड है, फैमिली के साथ, कल्चर के साथ, वैल्यूज के साथ, या जो कन्वेंशनल बॉन्ड है, या जो एक अटैचमेंट होती है वो नहीं रहती, ठीक है। यानी जितनी भी अच्छी चीजें हैं उनके साथ में जब इंसान का बॉन्ड वीक हो जाता है तो उसकी वजह से वो कंट्रोल में नहीं रहता और वो एंटी सोशल बन जाता है, क्रिमिनल बन जाता है। यही थ्योरी कनेक्ट की जा सकती है डेलिंक्वेंसी के, यही थ्योरी डेलिंक्वेंसी के कंटेक्स्ट में भी लेके जाई जा सकती है और क्राइम के कंटेक्स्ट के अंदर भी लेके जाई जा सकती है, ठीक है। क्योंकि सोशल कंट्रोल थ्योरी में ट्रेविस ऋषि कहता है कि अटैचमेंट, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट, बिलीव, ये चार हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। अटैचमेंट, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट, बिलीव, ये चार चीजें ऐसी हैं जिनकी ना होने की वजह से जो इंसान का बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। वैल्यूज के साथ में, एटिकेट्स के साथ में, मोरालिटी के साथ में, कल्चर के साथ में, अच्छाई के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। और बॉन्ड वीक होने की वजह से जो इंसान है वो एंटी सोशल बन जाता है, वो डेलिंक्वेंट बन जाता है, वो डेविएंट बन जाता है, वो क्रिमिनल बन जाता है, ठीक है। अब आपने इन चारों कंपोनेंट्स को अच्छे से समझा होगा, अटैचमेंट, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट, बिलीव, तो हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। इतना एविडेंस काफी है इसको कनेक्ट करने के लिए कि इंसान जो है वो फंडामेंटली अनरूली है क्योंकि वो कंट्रोल्ड नहीं है। वो कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जो बॉन्डिंग है, सोशल बॉन्डिंग है, वो वीक हो गई है। सोशल बॉन्डिंग वीक होने का मतलब क्या है? कल्चर्स के साथ, वैल्यूज के साथ, मोरालिटी के साथ, एटिकेट्स के साथ, इथिक्स के साथ, फैमिली के साथ, पेयर के साथ, टीचर्स के साथ, स्कूल मेट्स के साथ, बेचमेट्स के साथ उसकी जो बॉन्डिंग है वो वीक हो गई है, और उसकी वजह से वो क्या कर रहा है? अनकंट्रोल्ड होके क्राइम कर रहा है, ठीक है। सेकेंड पर्सपेक्टिव हो गया। थोड़ा सा स्कोर देखते हैं। इन अदर वर्ड्स, द सोशलाइजेशन दैट यूजुअली होल्ड्स वंस बेसिक ह्यूमन नेचर इन चेक इज इनकम्प्लीट और फॉल्टी। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉन्ड, जो सोशल बॉन्डिंग है उसकी वीक होने की वजह से, सोशल बॉन्डिंग उसकी वीक इसलिए हुई है क्योंकि उसकी सही तरीके से चेक एंड बैलेंस नहीं हुई। इन अदर वर्ड्स, द सोशलाइजेशन दैट यूजुअली होल्ड्स वंस बेसिक ह्यूमन नेचर इन चेक इज इनकम्प्लीट और फॉल्टी। यानी जो इंसान की नेचर है वो फॉल्टी है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसकी जो चेक एंड बैलेंस है वो सही तरीके से नहीं हुई, क्योंकि उसकी जो बॉन्डिंग थी, सोशल बॉन्डिंग थी उसकी, जो वो वीक थी। वो वीक होने की वजह से वो फॉल्टी है, वो जो है वो क्या है? इनकम्प्लीट है। दिस पोजिशन परसीव्स ह्यूमन नेचर एज फंडामेंटली बैड, एंटी सोशल और इम्परफेक्ट। इसलिए ये जो पर्सपेक्टिव है उससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इंसान जो है वो फंडामेंटली क्या है? बैड है, बुरा है, एंटी सोशल है और इम्परफेक्ट है, यानी उसमें कोई ना कोई खामी है। दीज इननेट टेंडेंसीज मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय सोसाइटी। ये कुछ ऐसी टेंडेंसीज हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी के जरिए कंट्रोल की जानी चाहिए, ठीक है। सेकंड पर्सपेक्टिव हो गया। तीसरा हमारे पास है लर्निंग पर्सपेक्टिव। अब देखें लर्निंग पर्सपेक्टिव क्या है। द थर्ड पर्सपेक्टिव, लर्निंग पर्सपेक्टिव, सीज ह्यूमन बींग्स एज बॉर्न न्यूट्रल, नाइदर इनहेरेंटली कंफॉर्मिंग नॉर अनरूली। यानी तीसरा पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जो इंसान है वो बुनियादी तौर पे न्यूट्रल है, यानी वो बुनियादी तौर पे ना तो अच्छा है ना ही बुरा है। अगर हम देखते हैं बेसिक लेवल पे, अगर हम देखते हैं फंडामेंटल लेवल पे कि इंसान कैसा है, तो इंसान की नेचर ऐसी है, इंसान ऐसा है कि वो न्यूट्रल है। ना तो वो अच्छा है, ना ही वो रूली है, ना ही वो अनरूली है, वो न्यूट्रल है। दिस पर्सपेक्टिव
argues that humans learn virtually all their behavior, beliefs and tendencies from social environment. यानी ये पर्सपेक्टिव बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट देता है कि इंसान बुनियादी तौर पे ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है, जितनी भी चीजों को वो सीखता है वो सोशलाइजेशन के थ्रू सीखता है। यानी कुछ भी करना, जितने भी बिहेवियर्स, बोलना, चलना, खाना पीना, रहना, अच्छे काम बुरे काम, ये सारे के सारे बिहेवियर्स कहलाते हैं। तो जितने भी बिहेवियर्स इंसान जो है वो एक्सपीरियंस करता है, ये जितने भी बिहेवियर्स वो अपने एनवायरनमेंट में देखता है वो उनको लर्न कर लेता है। और उनको लर्न करने के बाद या तो वो पॉजिटिव हो जाता है या तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये पर्सपेक्टिव कहता है कि इंसान न्यूट्रल होता है, इंसान ना तो रूली होता है ना अनरूली होता है। बेसिकली उसके इन्वायरमेंट में जिस तरह के बिहेवियर्स होते हैं वो उन बिहेवियर्स को लर्न करता है, और उन बिहेवियर्स को लर्न करने के बाद सोशल या फिर एंटी सोशल बन जाता है। द लर्निंग पर्सपेक्टिव इज exemplified most comprehensively by social learning theory। यानी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है इधर। द लर्निंग पर्सपेक्टिव इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली बाय सोशल लर्निंग थ्योरी, एडविन सुदरलैंड्स 1947 डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। यानी इसको बहुत सिंप्लीफाई किया जा सकता है और इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है एडविन सुदरलैंड की, जो उसने 1947 में दी थी, इसे हम सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। ये थ्योरी बेस्ट एग्जाम्पल है किसकी? लर्निंग पर्सपेक्टिव की। सोशल लर्निंग थ्योरी में या डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी में जो सुदरलैंड है वो क्या कहता है? सुदरलैंड कहता है कि भाई क्राइम इज अ लर्न बिहेवियर। इसका पहला पॉइंट ही काफी है इस पर्सपेक्टिव को प्रूव करने के लिए। ये कहता है कि क्राइम इज अ लर्न बिहेवियर, और इसकी जो थ्योरी है वो क्रिमिनोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, इन तमाम की तमाम फील्ड्स में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, वैल्यूड है और अडॉप्टेड है। यानी बहुत ज़्यादा इसको पढ़ाया जाता है क्योंकि इसकी थ्योरी में प्रैक्टिकलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इस थ्योरी में लॉजिक बहुत ज़्यादा है। इसकी थ्योरी ऐसी है जिसे ह्यूमन माइंड बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर लेता है, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उसे क्या कर लेता है, समझ लेता है। ठीक है, इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बहुत रियल हैं, इसके जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत ज्यादा रियल हैं। ठीक है, तो उसमें ये कहता है पहला पॉइंट, क्राइम इज अ लर्न बिहेवियर। यानी ये कहता है कि हम अपनी सोसाइटी में जितनी भी चीजें सीखते हैं, जितने भी बिहेवियर सीखते हैं, जिनमें खाना शामिल है, बोलना शामिल है, पहनना शामिल है, उठना बैठना, कैसे रहना है, अच्छे काम बुरे काम। ठीक है, तो ये कहता है कि हमारी सोसाइटी में जितने भी बिहेवियर्स मौजूद हैं, जैसे हम उनको सीखते हैं बिल्कुल वैसे ही हम क्राइम को सीखते हैं। ठीक है, अगर हम क्या होगा, अगर हमारे इन्वायरमेंट में, अगर हमारे ग्रुप में, अगर हमारे अगर हमारी फैमिली में, अगर हमारे फ्रेंडशिप सर्किल में अच्छे लोग होंगे, वो अच्छे काम कर रहे होंगे, तो उनके साथ रहने से, उनके साथ टाइम स्पेंड करने से, यानी टेंडेंसी से, इन्फ्लुएंस से, उनकी उनके असर से, उनके इम्पैक्ट से हम क्या करते हैं, क्राइम करने की टेक्निक को सीख लेते हैं, क्राइम करने के स्टाइल को सीख लेते हैं, क्राइम करने का मोटिव हमें मिल जाता है, क्राइम करने के आर्ग्यूमेंट्स हमें मिल जाते हैं। तो जितनी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं क्राइम करने के लिए, वो तमाम की तमाम चीजें हम हमारे अंदर आ जाती हैं। हम उनको ऑब्जर्व करके या उनके साथ रह के हम सीख लेते हैं, और उसको सीखने के बाद क्या होता है, उसको सीखने के बाद हम एक क्रिमिनल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है वो बेसिकली क्या है, ये थ्योरी कनेक्ट हो रही है किसके साथ में? लर्निंग पर्सपेक्टिव के साथ में, जो कि ये कहता है कि इंसान न्यूट्रल होता है, ना तो इंसान रूली होता है ना अनरूली होता है। बेसिकली जो उसका एनवायरनमेंट होता है, उसी इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से वो अपने बिहेवियर्स को लर्न करता है, और जो क्राइम होता है वो भी लर्निंग का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये तीन पर्सपेक्टिव्स होते हैं। इंसान अगर होगा तो, कोई भी इंसान, आप मैं कोई क्रिमिनल, तो कोई भी अगर ह्यूमन बींग है, उसका उसके उसके तीन पर्सपेक्टिव्स हैं, उसकी नेचर के तीन पर्सपेक्टिव्स हैं। ठीक है, या तो उसका कंफर्मिटी पर्सपेक्टिव होगा, या फिर उसका जो है वो नॉन कंफॉर्मिस्ट पर्सपेक्टिव होगा, या फिर उसका लर्निंग पर्सपेक्टिव होगा। ये तीन पर्सपेक्टिव्स हैं जिनसे हम लेके इंसान की नेचर को, इंसान की ह्यूमन नेचर को डिफाइन कर सकते हैं। और ये समझ लें कि अच्छे तरीके से अगर आपने इन तीनों पर्सपेक्टिव को समझ लिया, तो फिर ह्यूमन माइंड के हवाले से, इंसान की नेचर के हवाले से, इंसान के बिहेवियर्स किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होते हैं और फॉर्म होते हैं, उसके हवाले से आपके जो कॉन्सेप्ट वो बहुत ज्यादा। लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है। अब इस लेक्चर के हवाले से या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको है तो आप मुझसे कर सकते हैं। जी।
हेलो, Yes, sir. जहांगीर, जी सर। समझ आया? जी सर, बिल्कुल सर, समझ आ गया सर। ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी क्वेश्चन करना है इस लेक्चर से रिलेटेड या पिछले लेक्चर से रिलेटेड, तो वो मुझसे पूछ सकता है। लेकिन मेरी बात सुनने, थोड़ी कोशिश कीजिएगा कि आपका जो क्वेश्चन हो ना वो लॉजिकल हो। फजूल के सवाल मत कीजिएगा। एक दो पहले की क्लासेस में स्टूडेंट ऐसे सवाल करते हैं जिनका ना कोई सर होता है ना पैर होता है। तो काइंडली अपना भी टाइम बचाएं, मेरा भी टाइम बचाएं। अगर कोई सवाल वाकई में ही आपका जेन्युइन क्वेश्चन है और आपको कंफ्यूजन है तो वो आप पूछें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन ठीक नहीं है तो वो ना पूछें। ठीक है? किसी का भी कोई क्वेश्चन है जो कि लॉजिकल हो, मुझसे पूछ सकता है इस लेक्चर के हवाले से या इससे पिछले लेक्चर के हवाले से। जी। गर्ल्स में से किसी ने हैंड रेस किया था क्वेश्चन करने के लिए, अगर वो चाहे तो पूछ सकती हैं। सर क्लियर है ऑल सर। एंड हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में जो है वो फिर जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। सर ठीक हाफिज। है, अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, खुदा हाफिज।